हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा पीटी 2021 एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन पत्र 9। इससे पहले 1 से 8 तक ऑलरेडी अपलोडेड है और साथ ही साथ बहुत सारे बिहार दरोगा पीटी के सेट्स ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी हुई होती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा फॉस्फोलिपोप्रोटीन। देखिए होता क्या है, यूकैरियोटिक सेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला चीज़ तो यूकैरियोटिक सेल से याद रखिएगा, इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। अगर हम लोग बात करते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी हुई होती है तो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। इसका जो निर्माण है वो 3 परतों से मिलकर होता है। इसमें से जो बाहरी और भीतरी परत होती है वो प्रोटीन के द्वारा बनी हुई होती है और जो मध्य वाली परत होती है उसका जो निर्माण है वो लिपिड या वसा के द्वारा होता है। नेक्स्ट है हमारा कि जीन जो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करता है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाता है प्लियोट्रॉपिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब जो है वो एक जीन 2 या 2 से अधिक गुणों को प्रभावित करती है तो ऐसी घटनाओं को प्लियोट्रॉपी कहा जाता है और ऐसे जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहा जाता है। जीन से एक चीज़ याद रखिएगा, जो आप लोग गुणसूत्र पढ़े होंगे, गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं और जीन जो है इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि कार्टिलेज निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है। तो कार्टिलेज जो है वो मूत्राशय में नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूत्राशय में नहीं पाया जाता है, क्योंकि मूत्राशय जो है वो उसमें हड्डियां नहीं होती हैं और जो कार्टिलेज होता है वो हड्डियों को आपस में जोड़े रखने का कार्य करता है। इसलिए जो कार्टिलेज होता है वो कंठ, नाक, कान ये सब में पाया जाता है जहाँ 1 से अधिक हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा कि एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है। तो इस झिल्ली को कहा जाता है कॉर्निया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया। कॉर्निया से एक चीज़ याद रखिएगा, यह जो है वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। वहीं अगर हम लोग बात रेटिना की करते हैं तो रेटिना से याद रखिएगा, मानव आंख द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बनता है। रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। रेटिना के शंकु कोशिका से रंग का और छड़ कोशिका से प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं आइरिस की, तो आइरिस से याद रखिएगा आंख के रंग से मतलब होता है आइरिस का रंग। नेक्स्ट है हमारा कि एक कोशीय जीवों की स्थिति में अतिरिक्त जल और अपशिष्टों को निष्कासित करने में निम्न में से कौन सा कोशिका जो है वो अंगक भूमिका निभाता है। तो ये कौन सा निभाता है, ये धानी यानी वैक्यूल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन से पादप हैं जो ऊतकों में मृत कोशिकाओं में होते हैं। तो ये कौन सा पादप होता है, ये होता है अडोतक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि मानव का वह अंग जो शरीर में जल संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये कौन सा अंग होता है, ये होता है किडनी यानी ब्रिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ब्रिक जो होता है वो जल और इलेक्ट्रोलाइसिस का संतुलन बनाए रखता है। वहीं अगर हम लोग ब्रिक की बात करते हैं तो याद रखिएगा यह एक उत्सर्जी अंग है। इसका वजन जो है वो लगभग 140 ग्राम होता है और नेफ्रॉन जो होता है वो ब्रिक की कार्यात्मक इकाई होती है और प्रत्येक ब्रिक जो है वो लगभग 1,30,00,000 ब्रिक नलिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको नेफ्रॉन कहा जाता है। वहीं अगर हम लोग बात हृदय की करते हैं यानी हार्ट की बात करते हैं तो इसका वजन जो है वो 300 ग्राम का होता है। थायरॉक्सिन एवं एड्रेनलिन स्वतंत्र रूप से हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। फेफड़ा की अगर बात करते हैं तो फेफड़ा से याद रखिएगा यह मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियों का बना गुहा है, जिसके अंतर्गत हृदय जो है वो सुरक्षित रहता है। यह CO2 तथा जल वाष्प का उत्सर्जन भी करता है। वहीं अगर हम लोग बात यकृत की करते हैं मतलब लीवर की करते हैं तो याद रखिएगा यकृत आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल तथा रक्त की अमोनिया के यूरिया में परिवर्तित कर उत्सर्जन में काम करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। तो कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है न्यूक्लियक अम्ल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियक अम्ल। न्यूक्लियक अम्ल से याद रखिएगा इसकी खोज जो है वो 1868 में फ्रेडरिक मिशर के द्वारा किया गया था। अगर हम लोग यही बात प्रोटीन की करते हैं तो प्रोटीन से याद रखिएगा इसका जो खोज है वो बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। यह जो है वो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है और शरीर में लगभग 15% भाग जो है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों के लिए यह उत्तरदायी होता है। वहीं अगर हम लोग बात वसा की करते हैं तो याद रखिएगा एक वयस्क व्यक्ति में 20% से लेकर 30% तक जो ऊर्जा है वो वसा से प्राप्त होता है। इसका संश्लेषण जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है तथा त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती है। वहीं अगर हम लोग बात कार्बोहाइड्रेट की करते हैं तो इसे याद रखिएगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 से मिलकर यह बनता है और शरीर की ऊर्जा आवश्यकता की 50 से लेकर 75% मात्रा जो है वो यही पूरा करता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रेयन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज। रेयन जो है वो सेलुलोज से निर्मित फाइबर है, क्योंकि इसका जो उत्पादन है वो प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से किया जाता है, इसलिए वास्तव में यह पूरी तरह से ना तो प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम तंतु है, इसे अर्ध कृत्रिम तंतु भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि इसमें प्रचुरता होती है। तो इसमें प्रचुरता जो होती है वो वसा की होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। खाद्य तेलों में जो उपस्थित ट्रांस फैट है ये कैंसर के कारक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में सही संबंध क्या है? तो देखिए किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वृत्त त्रिज्या में एक ही होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा f बराबर r/2, जिसको कि हम लोग r बराबर 2f भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक चीज याद रखिएगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की जो दूरी होती है उसी को दर्पण की फोकस दूरी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसमें दिशा और परिमाण होता है, बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समृत वक्र यानी क्लोज्ड कर्व्ड होती है, ये भी सही है। आगे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र यानी ओपन कर्व्स होती है, ये गलत है, क्योंकि इसका जो होता है वो बंद चक्र के रूप में होता है। अगर हम लोग बात करते हैं चुंबकीय बल, तो चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा जो होती है वो चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर और चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की होता है। इस प्रकार जो चुंबकीय बल हैं वो रेखाएं जो हैं वो बंद वक्र के रूप में होती है। कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में एक दूसरे को नहीं काटती, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो सही नहीं है, यहाँ पूछ रहा प्रकाश की चाल की तुलना में ध्वनि धीमी चाल से आगे बढ़ती है, ये बिल्कुल सही है। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती है, ये गलत है, क्योंकि ध्वनि तरंगे जो होती है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। देखिए अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है ये समझ लीजिए। अनुप्रस्थ तरंग होता है वह तरंग जिसके माध्यम के कण जो है वो तरंग के चलने की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं, उसको अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। और वह तरंग जिसके माध्यम के कण जो है वो तरंग के चलने की दिशा में समानांतर कंपन करते हैं, उसको अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। तो ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि क्या है, एक अनुदैर्घ्य तरंग है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग है, ये गलत है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के विकिरण की तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे छोटी या लघुतम होती है? तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक्स किरण की। देखिए सौर प्रकाश के अगर वर्णक्रम में अगर बात करते हैं तो सबसे छोटा जो तरंग दैर्घ्य है वो गामा किरणें का होता है और इससे कुछ बड़ा जो होता है वो एक्स किरणें का होता है। देखिए सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा किरणें, उसके बाद आएगा एक्स किरणें, फिर पराबैंगनी किरणें, फिर दृश्य प्रकाश और फिर अवरक्त प्रकाश। एक्स किरणें की अगर वहीं हम लोग बात करते हैं तो इसकी खोज जो है वो रॉन्टजन के द्वारा किया गया था और इसका उपयोग जो है वो चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं दृश्य प्रकाश की, तो दृश्य प्रकाश की खोज जो है वो न्यूटन के द्वारा किया गया था और इससे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती है। वहीं अगर हम लोग अवरक्त यानी इंफ्रारेड की बात करते हैं तो इसका खोज जो है वो हर्शल के द्वारा किया गया था और यह किरणें जिस पर भी पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है और गुस्से में फोटोग्राफी एवं रोगी की सिकाई करने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि एक लेंस की क्षमता जो है वो +2.0 डायोप्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो लेंस के बारे में सही है? आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे, पहली चीज़ तो एक याद रखिएगा कि लेंस की जो क्षमता है वो डायोप्टर में मापी जाती है और लेंस की क्षमता बराबर फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1/में में लेंस की फोकस दूरी, अब वो मीटर में। तो यहाँ पे देखिए डायोप्टर 2 दिया हुआ है तो 2 बराबर आप 1/f लिख सकते हैं। यहाँ पे f बराबर क्या होगा 0.5 होगा। एक चीज़ और भी याद रखिएगा, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेंस उत्तल है और उसकी फोकस दूरी जो है वो 0.5 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जब सफेद कपड़े पर लगे हल्दी के धब्बे को साबुन से रगड़कर पानी से धोया जाता है तो रंगों के बदलने का सही अनुक्रम क्या होता है? तो रंगों के बदलने का जो सही अनुक्रम है वो पीला, लाल, भूरा और फिर पीला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण कौन है? तो वो कौन है? गैल्वेनोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनोमीटर। और ये गैल्वेनोमीटर यंत्र जो है इसका उपयोग जो है वो छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सिरका यानी विनेगर का अन्य नाम क्या है? तो विनेगर का अन्य नाम है एसिटिक एसिड या फिर एथेनोइक एसिड। इसको एसिटिक एसिड कहा जाता है या एथेनोइक एसिड और इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है CH3COOH। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एथेनोइक एसिड।
वहीं अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं तो नाइट्रिक एसिड क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, इसका उपयोग जो है वो सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। वहीं सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो ये होता है H2SO4, इसको ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से जाना जाता है। वहीं टॉर्टेरिक एसिड की बात करते हैं तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C4H6O6 और यह जो है वो इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि विरंजक चूर्ण और DDT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं दोनों अकार्बनिक यौगिक हैं, यहाँ पूछ रहा सही नहीं है, दोनों अकार्बनिक यौगिक है, बिल्कुल सही है, दोनों कार्बनिक यौगिक है, सही है। दोनों में क्लोरीन यौगिक है, ये गलत है, क्योंकि दोनों में अगर हम लोग बात करते हैं, सॉरी यहाँ कथन सही है पूछ रहा है, तो ये तो गलत है, ये गलत है, दोनों में क्लोरीन यौगिक है, ये सही है। क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं विरंजक चूर्ण की तो और DDT की, तो DDT का फॉर्मूला क्या होता है, DDT का होता है C4H9Cl15, तो यहाँ भी क्लोरीन है। वहीं अगर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं तो होता है CaOCl और Cl, तो यहाँ भी क्लोरीन है, तो ये क्या है, दोनों में क्लोरीन यौगिक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है हमारा कि किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण जो है वो है परमाणु क्रमांक, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक की अगर बात करते हैं तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक कहलाता है। वहीं अगर हम लोग परमाणु भार की बात करते हैं तो वह संख्या जो प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान या फिर हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है, वो उसका परमाणु भार दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक जो है वो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है। तो कैंसर के उपचार में क्या प्रयुक्त होता है, कोबाल्ट का समस्थानिक, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B, कोबाल्ट के समस्थानिक। वहीं अगर हम लोग बात यूरेनियम की करते हैं तो यूरेनियम से याद रखिएगा इसका उपयोग जो है वो ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है, परमाणु बिजली घर में ईंधन के रूप में और परमाणु बम बनाने ये सब में इसका उपयोग किया जाता है। वहीं अगर हम लोग सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम से याद रखिएगा इसका उपयोग जो है वो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है। और आयोडीन की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो थायराइड ग्रंथि में उत्पन्न बीमारी ज्ञात करने हेतु आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का सबसे बड़ा घटक है। तो बायोगैस के अगर सबसे बड़े घटक की बात करते हैं तो वो है मीथेन, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, मीथेन यानी CH4 जो है वो बायोगैस का सबसे बड़ा घटक है। मीथेन की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो रंगहीन तथा गंधहीन गैस है जो कि ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह वायु से हल्की होती है और यह ग्रीन हाउस इफेक्ट भी पैदा करती है। वहीं अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की बात करते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में यह 0.03% होता है। यह भी एक ग्रीन हाउस गैस है और इसका उपयोग जो है वो पौधे प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। वहीं अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं तो याद रखिएगा हाइड्रोजन का जो उष्मीय मान होता है वो सबसे अधिक होता है, इसलिए उसका उपयोग जो है वो रॉकेट के ईंधन में रूप में किया जाता है और साथ ही इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। वहीं अगर हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करते हैं तो इसको H2S से डिनोट करते हैं। यह जो है वो रंगहीन गैस है जिसकी जो दुर्गंध है वो सड़े अंडे की जैसी होती है। नेक्स्ट हमारा ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितना होता है। तो ड्यूटेरियम की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होते हैं, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तो ड्यूटेरियम जो है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक है जिसका द्रव्यमान संख्या 2 होता है। वहीं अगर प्लूटोनियम का पूछ दे तो 1 और ट्राइटियम का पूछ दे तो 3। यहाँ ड्यूटेरियम का पूछा है तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 2, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें शीशे की मात्रा जो है वो अधिक पाई जाती है। शीशे की मात्रा जो है वो उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में अधिक होती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में। वहीं एक चीज याद रखिएगा, कोई भी ईंधन जिसका ऑक्टेन संख्या जितना अधिक होता है का आत्म फोटोन उतना ही कम होगा और वह उतना ही उत्तम ईंधन माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या है। तो राष्ट्रीय आय की अगर हम लोग बात करते हैं GDP या राष्ट्रीय आय में, तो कृषि का योगदान जो है वो क्या हो रहा है, गिर रहा है। मतलब कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो गिर रहा है और सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वो बढ़ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, गिर रहा है। वहीं अगर हम लोग राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का जो मूल्य होता है वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कृषि क्षेत्र की, तो एक चीज़ याद रखिएगा, अभी आप लोगों ने रिसेंटली पढ़ा होगा आर्थिक सर्वेक्षण। अगर आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो अवेलेबल है, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर एग्जामों में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तो आर्थिक सर्वेक्षण अगर 2020-21 की बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि दर है वो है 3.4%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि कौन सी समिति जो है वो FRBM अधिनियम से संबंधित है। तो FRBM एक्ट 2003 आया था। FRBM का मतलब होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, और डॉक्टर NK सिंह जो है वो इससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, NK सिंह समिति।
नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन जो है वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। सबसे पहले तो समझ लीजिए प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर होता क्या है। अगर हम बात करते हैं प्रत्यक्ष कर की, तो कर जिनके मौद्रिक तथा वास्तविक बोझ उस व्यक्ति पर पड़े जिनके ऊपर सरकार कर लगाती है, तो उसको हम लोग प्रत्यक्ष कर कहते हैं। और जिन करों के वास्तविक बोझ को विवर्तित किया जा सकता है उसको क्या कहा जाता है, उसको अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। तो यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में क्या है कि बिक्री कर जो है वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, क्योंकि बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिक्री कर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई का नया आधार वर्ष क्या है। तो नया आधार वर्ष है इसका 2012। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2012। वहीं अगर हम लोग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की अगर हम लोग बात करते हैं, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति की जो माप है वो खुदरा स्तर पर की जाती है, जिसमें उपभोक्ता जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहता है और यह जो है वो खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है बिहार बजट 2020-21 के अनुसार निम्न में से किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है। तो बिहार का जो प्रथम स्थान है वो लीची और मखाना उत्पादन में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों में। एक चीज याद रखिएगा, बिहार से शाही लीची और मखाना दोनों को जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा की अगर बात करते हैं तो विकल्पों के अनुसार मतलब चीन, जापान, भूटान, नॉर्वे की अगर बात करिएगा आप, तो सबसे ज़्यादा जो अम्लीय वर्षा होगा वो नॉर्वे में होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, नॉर्वे। वहीं अम्लीय वर्षा की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो CO और NO के प्रदूषण के कारण होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो हरित गृह गैस नहीं है। तो अगर यहाँ पूछ रहा है ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है, तो देखिए CO2, CH4, N2O, O3, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब जो है वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन SO2 की अगर बात करते हैं तो ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, SO2। नेक्स्ट है हमारा कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल का जो संबंध है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध जो है वो जैव सुरक्षा से है और इसको 2000 में स्वीकार किया गया था और 2003 में लागू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैव सुरक्षा से। नेक्स्ट हमारा कि भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये किया गया था 1985 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 में। वहीं गंगा की बात करते हैं तो गंगा, ये जो एक चीज़ और याद रखिएगा कि केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री होता है। वहीं अगर हम लोग गंगा की बात करते हैं तो गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है 4 नवंबर 2008 को। नेक्स्ट हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की अगर बात करते हैं तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 29 जुलाई। वहीं अगर हम लोग 29 जून की बात करते हैं तो 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। एक चीज याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस से अभी एक बाघ गणना रिपोर्ट 2019 प्रस्तुत किया गया है जिसमें भारत में बाघों की जो कुल संख्या है वो 2967 है। वहीं सर्वाधिक जो है वो मध्य प्रदेश में 526 है और 2014 से लेकर 2018 के बीच जो बाघों की आबादी में वृद्धि हुई है वो लगभग 33% हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे हैं निम्न में से कौन सा कथन सही है। पंचायत स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था की गई है, बिल्कुल सही है। राज्य के संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है, ये भी सही है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 दोनों सही है। देखिए संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 और अनुसूची 11 में पंचायती राज की बात कही गई है जिसमें कि 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था एवं राज्य की संचित निधि से इन संस्थानों के अनुदान देने की व्यवस्था किया गया है। पंचायती राज से एक चीज़ और याद रखिएगा, पंचायती राज का जो शुभारंभ है वो स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य के नौगढ़ जिले से किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है किसके स्वीकृति के बिना संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता है। तो ये किसके स्वीकृति के बिना, संसद के स्वीकृति के बिना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के स्वीकृति के बिना। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है और इस निधि को व्यवस्थित करने के लिए पूरी शक्ति जो है वो संविधान जो है वो संसद को दे रखी है। इसलिए इस निधि में बिना संसद के पूर्व स्वीकृति से कोई भी धन निकाला या जमा या भारित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 153 के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 153 के तहत। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 153 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन फिर इसमें 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये जोड़ दिया जाता है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों की राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है।
एक चीज़ और याद रखिएगा राज्यपाल से, राज्यपाल की अगर बात करते हैं तो इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्रपति की योग्यताएं याद रखिएगा, वो भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो और वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। नेक्स्ट हमारा कि किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है। तो राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वो 500 और न्यूनतम 60, लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं, जैसे गोवा, मिजोरम, सिक्किम, ये सब इसके कुछ अपवाद हैं। यहाँ आपसे मैक्सिमम पूछ रहा है, तो अधिकतम जो है वो 500 हो सकता है। वहीं अगर हम लोग राज्य विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष, किंतु विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो इससे पूर्व भी उसको विघटित कर सकता है। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 25 वर्ष है। और एक आप लोगों को याद होगा अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 332 से याद रखिएगा कि विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं बिहार विधानसभा की, तो बिहार विधानसभा में टोटल जो नंबर ऑफ सीट है वो है 243। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा समान बहुमत से हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। विधानसभा की बैठक की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य चाहिए, यह भी सही है। फिर कह रहा है कि विधानसभा में 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि राज्यपाल जो है वो 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है, ना कि विधानसभा में, तो ये गलत है। विधानसभा का गठन जो है वो अनुच्छेद 170 में वर्णित है, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्णन करता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो वर्णन है वो कोई भी अनुच्छेद में नहीं है। अब क्यों नहीं है इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो संवैधानिक आयोग नहीं है, यह क्या है, सांविधिक आयोग है। और क्योंकि जो है इसकी स्थापना है वो संसद के अधिनियम के द्वारा किया गया है, इसीलिए इसका वर्णन जो है वो किसी भी अनुच्छेद के तहत नहीं किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है और यह जो है वो संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकारों की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने यह कहा था कि लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित है। अगर हम लोग बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है, तो यही सही सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, सदस्यों की लोकसभा जो है संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यों की संख्या का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग का जो सदस्यों का निर्धारण है वो संसद के द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष निर्धारित है, ये भी गलत है, 6 वर्ष या 65 वर्ष निर्धारित है। वहीं आगे कह रहा है अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया, ये भी गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्यों का वर्णन किया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं लोक सेवा आयोगों की, तो एक चीज़ याद रखिएगा, भारत में 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अधीन ही सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये आपसे पूछ रहा है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है, बिल्कुल सही है। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता परंतु मत देने का अधिकार होता है, ये गलत है, क्योंकि भारत की महान्यायवादी की अगर बात करें तो ये संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अपनी या उसकी समितियां में बैठ सकता है या बोल सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं है। ये कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 88 के तहत। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। वहीं आगे बात कर रहा है कि महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, बिल्कुल सही है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, यह भी बिल्कुल सही है। भारत के महान्यायवादी की अगर बात करते हैं तो इसका विवरण जो है वो अनुच्छेद 76 में दिया गया है और अभी जो भारत के महान्यायवादी हैं उनका नाम है के वेणुगोपाल। वहीं एक चीज़ है कि महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। अब आप लोगों से एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा हूँ, अभी आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि अभी रिसेंटली जो सॉलिसिटर जनरल है वो कौन है। अभी मैंने बता दिया आपको कि महान्यायवादी तो के वेणुगोपाल हैं, लेकिन सॉलिसिटर जनरल कौन है। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि अभी फिलहाल में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है।
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बाद उपराष्ट्रपति का पद जो है वो देश का तीसरा सर्वोच्च पद है, ये गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद जो है वो देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। राष्ट्रपति के जस्ट बाद उपराष्ट्रपति का नंबर आता है। आगे कह रहा है कि इसके चुनाव के नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना आवश्यक है। आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह भी गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन कुछ सदस्यों के बहुमत संकल्प द्वारा पारित कर हटाया जा सकता है, यह सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उपराष्ट्रपति से एक चीज याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अभी तत्कालीन उपराष्ट्रपति का नाम है एम वेंकैया नायडू। भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के तहत। और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, और ऐसे निर्वाचन में मतदान जो है वो गुप्त मतदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन ए कह रहा है कि सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का ये अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सही है। वहीं कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार अनुच्छेद 41, ये भी सही है। कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 का ये गलत है, क्योंकि कृषि और पशुपालन जो है वो अनुच्छेद 48 में वर्णित है। वहीं अनुच्छेद 48 की अगर बात करते हैं तो इसमें वर्णित है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। वहीं ऑप्शन डी की बात करते हैं तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन अनुच्छेद 26 इसमें वर्णित है, तो ये भी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि अनुच्छेद 371 के क्रम में किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। देखिए अनुच्छेद 371 पहले समझिए अनुच्छेद 371 क्या है। अनुच्छेद 371 में ये कहा गया है कि कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति जो है वो बोर्ड स्थापित कर सकता है। वहीं अनुच्छेद 371 के क्रम में नागालैंड का वर्णन है, अनुच्छेद 371 के ख में असम का वर्णन है और अनुच्छेद 371 के ग में मणिपुर का वर्णन है। यहाँ से पूछ रहा है कि क में किस राज्य का वर्णन किया गया, तो क में नागालैंड का वर्णन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। अगर हम लोग बात करते हैं चिम्बाराजो इक्वाडोर, ये सही सुमेलित है। यह जो है अगर हम लोग बात करते हैं चिम्बाराजो की तो यह जो है वो मृत और शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। वहीं विसुबियस की अगर बात करते हैं तो ये इटली, ये भी सही है। विसुबियस जो है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। देवबंद पाकिस्तान, ये गलत है, क्योंकि देवबंद जो है वो ईरान का एक मृत ज्वालामुखी है। वहीं किलिमंजारो की अगर बात करते हैं तो ये अफ्रीका का एक मृत या शांत ज्वालामुखी है, तो ये भी सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ से निर्मित मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, निक्षेपात्मक मैदान के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निक्षेपात्मक मैदान की। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं लोयास मैदान की, तो लोयास मैदान क्या होता है, पवन के द्वारा उड़ाकर लाए गए धूल कणों से निपेच से निर्मित जवाब को लोयास मैदान कहा जाता है। वहीं हम लोग कास्ट मैदान की अगर बात करते हैं तो चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से जो निर्मित मैदान होती है उसको कास्ट मैदान कहा जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की, तो याद रखिएगा इसमें पोटास की बहुलता होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। भारत का जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान, तटीय मैदान जो है वो जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ होता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए और उन्हें उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए उत्तर से सही दक्षिण के अगर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा तो सबसे पहले बारी आ जाएगी इसमें अरावली की, उसके बाद बारी आ जाएगी विंध्य श्रेणी की, फिर बारी आ जाएगी सतपुड़ा के और फिर बारी आएगी अजंता की। तो मतलब 3142 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर होगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं विंध्याचल की, तो विंध्याचल का जो पठार है वो झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है और यह जो है वो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। वहीं अगर हम लोग अरावली की बात करते हैं तो अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो राजस्थान राज्य में है। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हुई है और इस पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। वहीं अगर हम लोग सतपुड़ा श्रेणी की बात करते हैं तो सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं वो मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी हुई हैं और इनकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ी है जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से से ही ताप्ती नदी भी निकलती है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ये आपसे पूछ रहा है। पहला कह रहा है गोदावरी भीमा, ये गलत है क्योंकि अगर भीमा की बात करते हैं तो भीमा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। फिर कह रहा है गंगा पेनगंगा, तो ये भी गलत है क्योंकि पेनगंगा की अगर बात करते हैं तो पेनगंगा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। फिर कह रहा है कृष्णा काबिनी, ये भी गलत है क्योंकि काबिनी जो है वो कावेरी की सहायक नदी है। कावेरी अमरावती, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर हम लोग गोदावरी नदी की बात करते हैं तो गोदावरी नदी जो है वो नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में त्रंबक पहाड़ियाँ से निकलती है। इसकी कुछ सहायक नदियां का नाम याद रखिएगा, जैसे इंद्रावती, पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा। वहीं अगर हम लोग गंगा की बात करते हैं तो गंगा से याद रखिएगा यह जो है वो केदारनाथ चोटी के उत्तर में गौमुख नामक स्थान से निकलती है। यमुना, घाघरा, रामगंगा, गंडक, कोसी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। वहीं अगर हम लोग कृष्णा की बात करते हैं तो यह महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है। और भीमा, कोयना, मूसी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कावेरी की तो यह कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिर पहाड़ियों में कुर्ग जिले से निकलती है। अमरावती, हेमावती, काबिनी, ये सब जो है वो इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 मतलब प्रमुख बांध और राज्यों के साथ सुमेलित करने के लिए कह रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं चेरुथुनी बांध, तो ये किसके साथ मैच करेगा, ये केरल के साथ मैच करेगा, ये पेरियार नदी पर बना हुआ है। इंदिरा सागर बांध की अगर बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में है और ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कृष्णराज सागर बांध की अगर बात करते हैं तो यह कर्नाटक के साथ मैच करेगा और इस बांध से कावेरी, हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ नदियां जो है वो आपस में मिलती हैं। वहीं अगर मेट्टूर बांध की बात करते हैं तो मेट्टूर बांध तमिलनाडु से मैच करेगा, यह जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष पाई जाती है। ये बात कर रहा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। यह जो है वो उन सभी भागों में विस्तृत है जहाँ औसत वर्षा जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। साल, सैगान, महुआ, ये सब जो है वो इस वन की प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक तेल क्षेत्र स्थित नहीं है। तो तेल क्षेत्र स्थित किस में नहीं है, लेडो में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लेडो जो है वो असम राज्य के तिनकुसिया जिले का उपनगर है। यह भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज का सबसे पूर्वी स्टेशन है, इसलिए इसका नाम जाना जाता है। वहीं अगर हम लोग नहरकटिया की बात करते हैं तो यह असम में पेट्रोलियम तथा गैस रिजर्व क्षेत्र है। कलोल की अगर बात करते हैं तो यह गुजरात में स्थित तेल क्षेत्र है। और अंकलेश्वर की अगर बात करते हैं तो यह गुजरात के भरूच जिले में स्थित औद्योगिक एवं पेट्रोलियम क्षेत्र है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कच्चा तेल की, तो कच्चा तेल से याद रखिएगा कच्चा तेल का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है अमेरिका। और राज्यों में अगर बात करते हैं तो वो है राजस्थान। नेक्स्ट हमारा कि नीलगिरी पहाड़ों यानी ब्लू माउंटेन्स में निम्न में से कौन सा जनजाति प्रमुख समूह जो है वो प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो ये कौन सा जनजाति पाया जाता है, अगर हम लोग बात करते हैं तो वो पाया जाता है टोडा जनजाति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, टोडा जनजाति। टोडा जनजाति जो है वो दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली एक पशुपालक जनजाति है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं नीलगिरी पहाड़ी की, तो नीलगिरी की पहाड़ी जो है वो तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है और यह मुख्यतः जो है वो चार्नोकाइट पठार से बनी हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है मरुस्थलीय भूमि पर पाई जाने वाली निम्न भू आकृतियों में से कौन सी एक अन्य तीन से भिन्न है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी, डर्मलिन। क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं कि यार्दंग, छत्रकशिला और जुगेजेन, ये सब जो है वो मरुस्थलीय प्रदेश में पवन अप्रवर्धन के कारण निर्मित स्थलाकृति है, लेकिन ड्रमलिन जो है वो हिमनाद द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं जो है वो नेपाल से नहीं लगता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का तो लगता है, पश्चिम बंगाल का भी लगता है, सिक्किम का भी लगता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का नहीं लगता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी। वहीं अगर हम लोग नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल से टोटल जो है वो भारत लगभग 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और नेपाल से टोटल अगर देखा जाए तो नेपाल से 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। वो राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम। वहीं अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जो है वो किसके साथ सीमा लगाता है, नेपाल के साथ लगाता है। सिक्किम की अगर बात करते हैं तो सिक्किम जो है वो चीन के साथ भी लगाता है, नेपाल के साथ भी लगाता है, भूटान के साथ भी लगाता है। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं तो ये बांग्लादेश और नेपाल के साथ लगाता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो ये चीन, म्यांमार और भूटान के साथ लगाता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित यात्रियों के सही कालक्रम को बताइए। तो सही कालक्रम के अकॉर्डिंग अगर इनको अरेंज कीजिएगा तो सबसे पहले होगा मेगास्थनीज, फिर आएगा फाहियान, फिर आएगा हेनसोंग और फिर आएगा एती सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होना चाहिए 3142।
यानी ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं मेगास्थनीज की, तो मेगास्थनीज से याद रखिएगा सबसे पहले तो इनकी एक पुस्तक याद रखिएगा इंडिका। एक चीज़ और याद रखिएगा, इनके अनुसार जो था वो मौर्य सेना का रखरखाव जो था वो 5 सदस्यीय 6 समितियों के द्वारा किया जाता था। इसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। वहीं अगर हम लोग हेनसोंग की बात करते हैं तो हेनसोंग से याद रखिएगा, इसे यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता था। यह जो मेगास्थनीज की अगर बात करते हैं तो यूनानी शासक सेल्यूकस जो था वो मेगास्थनीज नामक अपना राजदूत भेजा था। वहीं फाहियान की अगर हम लोग बात करते हैं तो फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। और हेनसोंग की अगर बात करते हैं तो ये चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के समय भारत आया था। और इति सिंह की अगर बात करते हैं तो ये 7वीं शताब्दी में भारत आया था। नेक्स्ट हमारा कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्राबहन जवाली, केकई के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। तो ये कहाँ के राजा थे हुए? केकई के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु जो है वो वैशाली में बिताई थी। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। वहीं अगर हम लोग भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इनका जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु में लुम्बिनी में हुआ था। 16 वर्षों की अवस्था में इनका शादी जो है वो यशोधरा के साथ हुआ। फिर 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, जिन्हें बौद्ध धर्म में महावीर निष्क्रमण कहा गया। फिर 35 वर्ष की अवस्था में बैसाखी पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह अपना प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिए, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। सर्वाधिक उपदेश जो है वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। और फिर इनकी मृत्यु जो है वो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोट सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये किसका है? ये है जैन मत मतलब जैन धर्म का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अनेकतावाद जो है वो जैन धर्म का सिद्धांत एवं दर्शन है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। ऋषभदेव जो थे वो प्रथम थे और महावीर जो थे वो अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म से और चीज़ें याद रखिएगा, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकतावाद था। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है लेकिन आत्मा की मान्यता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है पृथ्वीया प्रथम वीर की उपाधि किसने ली थी? तो पृथ्वीया प्रथम वीर की जो उपाधि है वो समुद्रगुप्त के धारण किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से याद रखिएगा, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो था वो विष्णु का उपासक था। इसने अश्वमेघकर्ता, विक्रमंक एवं परम भागवत की भी उपाधि धारण किया था। इसे कविराज भी कहा जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं अमोघ वर्ष की, तो यह राष्ट्रकूट वंश का शासक था, जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की थी। इसने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन को अंत कर लिया था। वहीं अगर हम लोग राजेंद्र प्रथम की बात करते हैं तो यह चोल वंश का शासक था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है वो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में ही होता है। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित कर ये जो है वो गंगोक चोल की उपाधि धारण करता है और चोल गंगम नामक एक विशाल तालाब का भी निर्माण करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि तुझके बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो तुझके बाबरी की अगर बात करते हैं तो ये बाबर की जीवनी है जो कि तुर्की भाषा में लिखा गया है और फिर जो है वो इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की में। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कह रहा है ठगी प्रथा कांत बेंटिक ने, बिल्कुल सुमेलित है। इल्बर्ट बिल रिपन सुमेलित है। रिंग फेंस की नीति हेस्टिंगर सुमेलित है। बर्नाकुलस एक्ट निरस्त लिटन, ये गलत है क्योंकि बर्नाकुलस प्रेस एक्ट की अगर बात करते हैं तो इसको लगाया कौन था? लगाया था लिटन ने, लेकिन इस एक्ट को निरस्त किया था रिपन ने। लगाया कब था? मार्च 1878 में लिटन के द्वारा लगाया गया था। वहीं 1882 में इसको रिपन के द्वारा हटाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बर्नाकुलस प्रेस एक्ट से एक चीज़ याद रखिएगा, एक था पायनियर अखबार जो कि बर्नाकुलस प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। नेक्स्ट हमारा कि खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन जो है वो 1874 में हुआ था और इसमें भागीरथ माझी के नेतृत्व में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1874 में। नेक्स्ट हमारा कि भारत में पुनः जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था? तो भारत में पुनः जागरण आंदोलन का जो अग्रणी दूत था वो राजा राम मोहन राय थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय।
वहीं राजा राम मोहन राय से और चीज़ें भी याद रखिएगा, इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की खोज किया, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया। वहीं केशव चंद्र सेन की अगर बात करते हैं तो इनसे याद रखिएगा 1867 में वेद समाज की स्थापना की, इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की भी स्थापना किया था। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, तो याद रखिएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर और कुंडकुरी बीरेशलिंगम, दो नाम याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और कुंडकुरी बीरेशलिंगम, इन दोनों ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की, तो स्वामी विवेकानंद से याद रखिएगा इनके बचपन का नाम जो था वो नरेंद्र नाथ था। इन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया था। 1887 में इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? तो ये कौन थे? उनका नाम था चार्ली एंड्रूज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ली एंड्रूज। नेक्स्ट हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए दो है, एक है हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन और एक है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन संगठन। मतलब इसी में बाद में जाके एक टर्म जुड़ जाता है सोशलिस्ट। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1924 में कानपुर में सचिंद्र सान्याल के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। वहीं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन संगठन की अगर बात करते हैं तो उसकी स्थापना 1928 में दिल्ली में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए हरिजन सेवक संघ के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था घनश्याम दास बिरला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घनश्याम दास बिरला। और इसके सचिव थे अमृतलाल ठक्कर और इसका मुख्यालय जो था वो कहाँ था? दिल्ली में था। आप लोग अगर बात करते हैं पूना पैक्ट की तो आप लोगों को याद होगा कि 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और इसके बाद गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था और इस गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1919 में भारत का वायसराय कौन था? 1919 में भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्योंकि लॉर्ड चैम्सफोर्ड की अगर बात करते हैं तो इसका टेन्योर कब से कब था? 1916 से लेकर 1921 तक था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब? 13 अप्रैल 1919 को। तो कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड से एक चीज़ और याद रखिएगा, यह जो है वो 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना करवाया था। इसके काल में 1917 में शिक्षा पर सैंडलर आयोग का भी गठन किया गया था। 1919 में रॉलेट एक्ट इसी के शासनकाल में पारित हुआ है और तृतीय अफगान युद्ध भी जो है वो इसी के समय हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 का थीम या विषय क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस तो पहले तो ये याद रखिए कि यह मनाया जाता है 31 सितंबर को और 31 सितंबर को मनाया जाता है और 2020 का जो थीम था वो था सेपिंग पीस टुगेदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेपिंग पीस टुगेदर। नेक्स्ट हमारा इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये किन्हें नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है जी नारायण को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जी नारायण को नियुक्त किया गया है। यह जो संस्था है वो इसरो की ही एक इकाई के रूप में कार्य करेगा। इसरो की अगर बात करते हैं तो इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। स्थापना 1969 में हुआ है और तत्काल अध्यक्ष जो है उनके के सिवन है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन जो है वो वियतनाम की राजधानी है? देखिए ओस्लो की अगर बात करते हैं तो ओस्लो तो नॉर्वे की राजधानी है। हवाना की अगर हम लोग बात करते हैं तो हवाना क्यूबा की राजधानी है। हनोई की अगर बात करते हैं तो ये वियतनाम की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हनोई। वहीं अगर हम लोग काहिरा की बात करते हैं तो ये जो है वो इजिप्ट की राजधानी है। वियतनाम की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी तो हो गई हनोई। यहाँ की मुद्रा का नाम है डोंग और यहाँ के संसद को बोला जाता है नेशनल असेंबली। यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री का नाम है जुआन फुंक। नेक्स्ट हमारा जुलाई 2020 में स्मृति वन का उद्घाटन कहाँ किया गया? स्मृति वन का जो उद्घाटन है वो किया गया है कहाँ? स्थल में। स्थल कहाँ है? ये देहरादून का एक जगह का नाम है, उत्तराखंड में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थल में। एक चीज़ याद रखिएगा, यह जो है वो हरेला पर्व के अवसर पर जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके द्वारा किया गया है। एक वहाँ के गायक थे, प्रसिद्ध लोक गायक, जिनका नाम है दिव्यंत जीत सिंह नेगी। उनकी पूर्ण स्मृति में पौधा लगाकर यह स्मृति वन का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमेजिंग अयोध्या जो पुस्तक है वो नीना राय के द्वारा लिखी गई है और यह पुस्तक में अयोध्या शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीना राय।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है जनवरी 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो इसमें जो भारत का स्थान है वो है 85। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है जनवरी 2021, इससे पहले 2020 में जो रैंकिंग आई थी उसमें भारत का स्थान था 84, लेकिन अब आपको याद रखना 2021 वाला जिसमें है 85। इसका जो जारी करता है वो है हेनले एंड पार्टनर्स। इसमें प्रथम स्थान पर है जापान और द्वितीय स्थान पर है सिंगापुर। नेक्स्ट हमारा ये हाल ही में सोमालिया में भारतीय राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं। तो सोमालिया में अगर भारतीय राजदूत की बात करते हैं तो उनका नाम है वीरेंद्र कुमार पॉल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वीरेंद्र कुमार पॉल। सोमालिया की अगर बात करते हैं तो सोमालिया एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी है मोगादिश। नेक्स्ट हमारा जनवरी 2021 में इंजीनियर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इंजीनियर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किसे किया गया है। ये रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं जिनका नाम है बीके यादव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीके यादव। और अब इनके स्थान पे एक नए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका भी नाम याद रखिएगा, सुनीत शर्मा को नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना कहाँ शुरू किया गया है। तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। यह जो एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना है इसके अंतर्गत 3 कार्यक्रम है, पीने का पानी, हरित ऊर्जा और पर्यटन को शामिल किया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की तो यहाँ की राजधानी है ईटानगर। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खंडू और यहाँ के गवर्नर का नाम है बी डी मिश्रा। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की है। तो ये क्या है, राजस्थान सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान सरकार ने। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो गर्भवती महिलाओं में स्तनपान कराने वाली माताओं तथा 3 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाने के साथ साथ ही परिवार नियोजन के प्रति जागरूक बनाना है। राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान से और भी योजनाएं याद रखिएगा, जैसे अन्नपूर्णा दूध योजना, और एक और योजना याद रखिएगा जो अभी रिसेंटली आया है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ से योजनाएं याद रखिएगा, इंदिरा वन मितान योजना, पौनी पसारी योजना, गार्बेज कैफे योजना और गोधन न्याय योजना। पंजाब की अगर बात करते हैं तो पंजाब से याद रखिएगा सरबत सेहत बीमा योजना। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किनकी मृत्यु जो है वो कोरोना काल में हुई है। तो कोरोना काल में मृत्यु हुई है राहत इंदौरी जो कि एक उर्दू कवि है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर और ऑप्शन की बात करते हैं राजीव त्यागी राजनेता, हाँ तो इनकी मृत्यु भी कोरोना काल में ही हुई है। अमर सिंह राजनेता, इनकी मृत्यु भी कोरोना काल में हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। वहीं अगर हम लोग कोरोना की बात करते हैं तो कोरोना से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जैसे 11 मार्च 2020 को WHO जो था वो कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया है। कोरोना वायरस से जो मानव शरीर का प्रभावित होने वाला जो अंग होता है वो होता है फेफड़ा, और देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से जो पहली मौत हुई थी वो कर्नाटक में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि सागर कवच नामक तटीय सुरक्षा अभ्यास कहाँ पर संपन्न हुआ है। तो सागर कवच जो तटीय सुरक्षा है ये हुआ है पारादीप तट पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारादीप तट पर। नेक्स्ट हमारा कि फल सब्जियों के लिए न्यूनतम आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये बना है केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। सब्जियों का जो यह न्यूनतम आधार मूल्य है वो उनकी उत्पादक लागत से लगभग 20% अधिक रखा जाएगा। वहीं अगर हम लोग केरल की बात करते हैं तो केरल से याद रखिएगा भारत में कोरोना वायरस का जो पहला मामला भी था वो केरल में मिला था। केरल कुछ कार्यक्रम चला रहा है जैसे नमथ बसई कार्यक्रम और IM ऑल्सो डिजिटल कार्यक्रम। नेक्स्ट हमारा कि पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। तो ये किसको मिला है, पैरासाइट को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैरासाइट। वहीं याद रखिएगा 52वां ऑस्कर पुरस्कार की ये बात कर रहा है, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है वो जोकिन फिनिक्स को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है वो रेनी जेल्वेगर को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। तो 2019 में 29वां व्यास सम्मान है और इसके लिए चुना गया है नासिरा शर्मा को। उनके एक कागज के नाव के लिए उनको दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नासिरा शर्मा। 2019 का इनको व्यास सम्मान दिया गया है। वहीं 2018 का जो व्यास सम्मान है वो लीलाधर जुगड़ी को दिया गया था। वहीं केसीवा रेड्डी की अगर बात करते हैं तो इनको 2018 में 28वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। और अमिताभ घोष की अगर बात करते हैं तो इनको 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार द्वारा हार्बर रोड्स प्रोजेक्ट के तहत सड़कों के दोनों ओर औषधीय पौधे का रोपण करने का निर्णय लिया गया है। तो ये लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। यह प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश जो है वो 800 किलोमीटर सड़क के दोनों ओर औषधीय
पौधे लगाने का निर्णय लिया है, जैसे कि नीम, पीपल, सहजन, ये सब पौधे लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश से और भी याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की कुछ योजनाएं, जैसे कि नवीन रोजगार छतरी योजना, कन्या सुमंगलम योजना, दस्तक अभियान, किसान कल्याण मिशन, ये सब जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा कि भारत का पहला मॉस गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो भारत का पहला मॉस गार्डन का जो उद्घाटन है वो उत्तराखंड के नैनीताल में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। वहीं वर्तमान में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की कुछ योजनाएं भी याद रखिएगा, जैसे अटल आयुष्मान योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, ये सब जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो यह राज्य है गोवा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर गोवा। राज्य में लगभग 2.3 लाख परिवारों को जल कनेक्शन दिया गया है और जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य है वो 2024 तक प्रत्येक परिवार को प्रतिदिन 55 लीटर जल प्रदान करवाना है। गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि बाघ जनगणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है। तो देखिए बिहार में जो बाघों की संख्या है वो है 31। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं कुल भारत में पूछे तो 2967 और अगर सबसे ज़्यादा पूछे तो सबसे ज़्यादा है एमपी में, कितना 526। और 2014 से लेकर 2018 तक बाघों की जो कुल आबादी में वृद्धि हुई है वो हुई है 33%। नेक्स्ट हमारा कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो भारत में 2023 में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2023 में। वहीं 2021 में किया जाएगा इटली में, 2022 में किया जाएगा इंडोनेशिया में, 2024 में किया जाएगा ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजन कहाँ किया जाएगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है वो 2028 में खेला जाएगा और इसका आयोजन जो है वो लॉस एंजलिस यूएस में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर आपसे पूछते 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक तो ये 2021 में टोक्यो जापान में खेला जाएगा और 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में पेरिस फ्रांस में खेला जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि कैथी सुलिवन जो पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर द्वीप में पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं, वो किस देश की हैं। तो यह जो है वो अमेरिका की हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। नेक्स्ट हमारा कि राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है। तो यह हुआ है आंध्र प्रदेश को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंतर्गत डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT के द्वारा तैयार किया जाता है। इसका जो उद्देश्य है वो घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करना एवं कारोबारी माहौल में सुधार कर राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करना है। इसमें प्रथम स्थान पर है आंध्र प्रदेश, द्वितीय स्थान पर है उत्तर प्रदेश, बिहार को इसमें 26वां स्थान प्राप्त हुआ है और सबसे नीचे से मतलब लास्टवां स्थान जो है वो त्रिपुरा को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हमारा कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष राज्यों में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का जो स्थान है इसमें वो है 10वां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और यह जो है वो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहले स्थान पे है रसिया। नेक्स्ट हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार कृषि क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। देखिए अब इस 2019-20 के अनुसार था 2.8%, लेकिन इसको याद रखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अब आ गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21। इसके अनुसार आप याद रखिए। इसके अनुसार कृषि क्षेत्र में है 3.4%, उद्योग क्षेत्र में है -9.6% और सेवा क्षेत्र में है -8.8%। आर्थिक सर्वेक्षण एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण का एक छोटा सा वीडियो अवेलेबल है, वहां से आप क्वेश्चन जाके देख सकते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो उस वीडियो को आप जाकर देखिए आर्थिक सर्वेक्षण का, वो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। इसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन हैं 3-4, ज़्यादा नहीं 3-4 क्वेश्चन हैं मैथ्स के। वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं PDF के लास्ट में दे दिया हूँ, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा हूँ, वो क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।